मैडम हम आपको जीत के दिखाएंगे। है क्या चीज? 4 तो लोग हैं। जीतने के लिए जिस तरह दांतों को पसीना आया है ना एडमिनिस्ट्रेशन, ये मुझे पता है। सबड़ियाल में तो आप पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे करके ले आओगे ना, एक इलेक्शन है ना। इमरान खान का इमेज हाई है, वजू है या नहीं है, अल्लाह, कोई किसी का बोझ नहीं उठाता और कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता इस मुल्क। उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि नून लीग अकेले पूरे पाकिस्तान में एक भी सीट ऐसी थी जिससे हाथ रख के बता सके जहां जीत। खौफनाक सूरत पैदा हो गई थी, लोगों को मरवाया इन लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे ओरिया मकबूल जान। मुस्लिम लीग नून इसे अपनी कामयाब पॉलिसियों का तसलसल कह रही है, जबकि पीटीआई समेत बाकी तमाम जमातें समड़ियाल पीपी 52 में होने वाले इलेक्शन को धांधली ज़दा इलेक्शन करार दे रही हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसे 8 फरवरी का तसलसल करार दे रही है और इसमें आपको फॉर्म 45 और 47 की गूंज नजर आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये फॉर्म 47 वाला इलेक्शन है। तो इस इलेक्शन में हुआ क्या? ओरिया मकबूल जान साहब मेरा ख्याल है 2002 में, बल्कि उनसे पूछेंगे कि उन्होंने जनरल इलेक्शन करवाया, ही नोज बेटर देन अस। तो इस पर बात करेंगे और इसके साथ बात करेंगे यूक्रेन के रशिया के ऊपर हमले की। ये नाज़रीन ऑपरेशन है स्पाइडर्स वेब। इस हमले में क्या हुआ और इस हमले के बाद क्या अमेरिका का जो रोल था यूक्रेन और रशिया के दरमियान सुलह करवाने का, वो कहां तक महदूद हो चुका हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने 2002 में भी गालबन? जी, मैंने 1988 में पहला इलेक्शन करवाया। अच्छा। मेरी जो सीट थी एज ए रिटर्निंग अफसर, वो थी हाफिज हुसैन अहमद की सीट। वो पहले दफा असेंबली में आया था, जेयूआईएफ वाले। जेयूआईएफ फर्स्ट टाइम जेयूआई उस वक्त उभरी थी। फिर उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए, आई वाज रिटर्निंग अफसर 2002 में 5 तकरीबन मैंने करवाए। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई हुकूमत या सियासी पार्टी उसका आवाम से राब्ता कट जाता है तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी के रहम करम पे आ जाती है। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको इस तरह नचाती है कि उसका फिर लोगों के अंदर तमाम तर रूप जो है रक और मर्तबा सब कुछ खत्म होकर रह जाता है। अच्छा। ये जो कल अगर इलेक्शन हुआ है, अगर इसको खामोशी से चलने देते और ना कोई पुलिस भेजते ना कोई और चीज़ भेजते, सिर्फ मीडिया में थोड़ा बैकआउट करते, पीटीआई जीत जाती तो एक बहुत मामूली सा वाक़या होता। अच्छा, आपके नजदीक? किसी के भी नजदीक रूटीन का वाक़या होता है ना, पीटीआई की सीट है, पीटीआई जीत की, खत्म, दैट्स ऑल। लेकिन कुछ शेयर होते हैं जिनमें कोई आईजी होगा, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी वाला होगा, कुछ चीफ सेक्रेटरी होगा, मैडम हम आपको जीत के दिखाएंगे। है क्या चीज? 4 तो लोग हैं, इनको ठीक कर लेंगे हम। और उससे होता क्या है कि आप सीट तो जीत जाते हैं, लेकिन आपका पब्लिक इमेज को वो नुकसान पहुंचता है कि जो आप कम से कम अगले 10 साल तक आपको दुश्मन भी नुकसान ना पहुंचा सके। ये चीज जो थी, ये जुल्फकार अली भुट्टो के साथ इस्तेमाल हुई थी। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने आते ही सबसे पहले पंगा ले लिया था ब्यूरोक्रेसी के साथ। ठीक है। 1400 लोग उसने निकाले थे। और किस बुनियाद से? कुछ ऐसी, बस उसमें आप अंदाजा करें कि एक अल्ताफ गौर साहब को इसलिए निकाला था कि अल्ताफ गौर साहब जो थे, उनके पास भुट्टो एक दफा लाइसेंस लेने गया तो उन्होंने कहा आपके पास कितने लाइसेंस हैं? वेपन का? वेपन का। अच्छा। उन्होंने 26 लाइसेंस हैं। तो उसने कहा मैं नहीं समझता हूँ कि आपको 27वां दिया जाए, किसी और को दे देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह एक और साहब थे, बिशारत रसूल साहब, उसके बाद में ट्रैक्टर आते थे ज़राअत के। तो ट्रैक्टर रात के भुट्टो ने कहा कि मुझे ये ट्रैक्टर्स की जो है मुझे गाड़ियाँ इस्तेमाल करने दें। तो उसने कहा कि ये तो छोटे किसानों के लिए, आप तो बहुत बड़े किसान हैं, आपको मैं क्यों दूँ? यहाँ तक कि जब वो गिनती हो रही थी तो एक मोहम्मद अफसल साहब रजिस्ट्रार होते थे इसके अपना पंजाब यूनिवर्सिटी के। अच्छा। उनकी क्वेश्चन से कुछ जाती दुश्मनी थी, उन्हें इसका भी नाम डालो। अच्छा। तो वो सिविल सर्वेंट नहीं थे। तो इस तरह से विम्स एंड विशेस पे भुट्टो साहब ने, फिर हो जाता था कि भुट्टो साहब ने के अंदर जो जियाले आ गए थे ना, उठे और डिप्टी कमिश्नर वो जो स्टाइल होता है, उन्होंने एक दफा दिल में रख लिया कि ये बात वाकई भुट्टो ने हमारे साथ की है, हमारी सर्विस का सत्यानाश किया। फिर भुट्टो ने ये किया था कि सीएसपी क्लास को खत्म कर दिया था। ठीक है। जो मुशर्रफ ने किया और फिर वो वापस जाना पड़ा, वही उसने किया। उसने सीएसपी खत्म कर दिया, डीएमजी का ग्रुप बनाया, उसमें कानून बना दिया कि डीसी जो है तो एक जो हेडमास्टर को भी लगा सकते हैं। वो ये दो जहाज एंड पे हुआ ये कि जब भुट्टो आखिरी साल में था तो भुट्टो को उन्होंने इतना तोड़ दिया था उन सारे लोगों से कि भुट्टो सिर्फ डीसी की बात मानता था या एसपी की बात मानता था। इस हद तक मतलब खौफनाक सूरत पैदा हो गई थी, लोगों को मरवाया इन लोगों ने उससे। आप खुद सोचिए ना, जो महमूद अहमद कसूरी जो था, अहमद कसूरी, ये बात तकरीर करके चला गया, किसको पता चलना? उस वक्त अखबारें होती थी। उसको गुस्से में दिलाया, ये कल का छोकरा, आपने इसको टिकट दिया, आपने इसको इज्जत दी, आपने ये कर दिया वो। अब
मोहम्मद अहमद खान की कुछ जाती दुश्मनी तो नहीं थी एफएसएफ के साथ, उसका कोई जमीन थोड़ी कब्जा की, उसको कत्ल करवा दी। डॉक्टर नजीर ने एक तकरीर की थी वहां, उसको मर इस तरह बेशुमार ख्वाजा साद रफीक का वालिद टांगे पे बेचारा जा रहा था, एक छोटे सा उसको जलसा करने, उसको मरवा दिया। उसकी धाक बैठनी चाहिए। मैं जब डिप्टी कमिश्नर लगा था, मेरे एक बहुत होम सेक्रेटरी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे कहा पार्टनर तू जा रहा है मजलूम, 2 महीने तो कमाल कर दे, रगड़ के रख देना, तेरा रोब बन जाएगा, फिर तू डीसी सर। ये होती है इनकी टेक्निक, इस टेक्निक में ये पॉलिटिशियन को मरवा देते हैं। यही हुआ है समड़ियाल के अंदर। अच्छा, हुआ ये कि जिस वक्त तो भुट्टो के साथ यही हुआ, फिर उन्होंने भुट्टो को एक लालच दिया, हम आपको बुला मुकाबला जितवा देते। पहले उन्होंने भुट्टो साहब की सीट जितवाई, अच्छा, जाना, फिर जितने एमपीएस होते ना चीफ मिनिस्टर चारों, उन्होंने कहा हमने किसी का क्या कसूर किया, जो पंजाब में खोती मसला है, हमने क्या कसूर किया, हमें भी वो जितवाए, कोई 40 के करीब सीटें। हालत ये हो गई थी कि जिस दिन भुट्टो साहब इलेक्शन के अंदर दाखिल हुए, भुट्टो का इमेज डिस्टॉर्ट इस लेवल पे हो गया था कि जब पहली दफा इलेक्शन का कौमी असेंबली का बाइकआउट हुआ है, 7 तारीख को इलेक्शन से 10 को सूबाई असेंबली का इलेक्शन था, हू का आलम तारी था उनके अंदर पोलिंग स्टेशन में, पीपल्स पार्टी के अपने लोग वोट डालने नहीं गए थे। अच्छा, और सिर्फ एक इलेक्शन के ऊपर इतना नुकसान पहुंचा था, मुबशर हसन पार्टी बनाने में पार्टी छोड़ गए, तरीके इस्तेकलाल, एतजाज हसन लॉ मिनिस्टर पार्टी छोड़ के घर छोड़ गया, हनीफ रामे छोड़, कौन कौन, ये भी इस तरह इसका। अब होता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, नुकसान से नुकसान जो है इसी वजह से होता है। मतलब इमरान खान को भी अगर नुकसान पहुंचाया है, खासतौर पर तरीके लिबैक के मामले के अंदर, तो एजेंसियों ने पहुंचाया। वो मायदा हो गया था रात को, मुझे खुद अच्छी, मैं खुद मायदे के अंदर था, पार्ट ऑफ इट था, ठीक है, लेकिन उनको नहीं तुम देंगे ऐसी, वो तुम देने के अंदर चक्कर में ये निकल गया। अब आप सारी जिंदगी आप इमरान खान जो है वो कोशिश करे थे बैक के साथ उसका मादा ट्रस्ट नहीं, इसलिए कि इन्होंने प्ले किया ये सारे के सारे। अब कहानी सुन लीजिएगा कभी सीसीपीओ से, जैसे कि किस कौन तरह कैसे उनको उनके साथ उनको किया गया, यही मामला इन्होंने किया। अब इन्होंने 8 फरवरी तो इन्होंने जीत लिया। 8 फरवरी में जीतने के लिए जिस तरह दांतों को पसीना आया है ना एडमिनिस्ट्रेशन को, ये मुझे पता है। आज इस वक्त सीरियस गुफ्तगू जो हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एक तो ना सियासतदान मीटिंग करते, एक अंदर जो करते हैं, जिनके उनके स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, बाकी लोग होते हैं, इंतजामिया होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, होम सेक्रेटरी होता है, वो कहते हैं कि एक इलेक्शन में समड़ियाल में हमने 8-10 इजला को इकट्ठा किया, जब जनरल इलेक्शन हो गए तो क्या होगा, क्या होगा, ये तो मसला बन जाएगा। जनरल इलेक्शन में तो आप फैले होते हैं, और सबसे बड़ा बात है कि मतलब 95,000 आप पोलिंग स्टेशन बनाते हैं, ठीक है, पूरे मुल्क के अंदर। उन 95 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर सबसे बड़ी बात, आज जरा डिप्लॉयमेंट में आपको जरा गिन देता हूँ। अच्छा, पूरे मुल्क को अगर हम इसको सैंपल बना के रखें, समड़ियाल वाले को, मेरा ख्याल 180 के करीब उसके पोलिंग स्टेशन थे। आप तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो उसमें कौन कौन से मैं वो पूरे मुल्क नहीं देगा। अच्छा, समड़ियाल में तो आप पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे करके ले आओगे ना, एक इलेक्शन है ना। अच्छा, पूरे मुल्क में 95,000 पोलिंग स्टेशन है, पूरे मुल्क में कुछ 4 लाख के करीब पुलिस है, 4,15,000 आई है, ठीक, पुलिस फोर्स पे, जिनमें आजाद कश्मीर भी शामिल है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, जिसमें बलूचिस्तान, सब शामिल। इस 4,20,000 पुलिस में से जो डिप्लॉयबल पुलिस है, जो आप पोलिंग स्टेशन में लगाएंगे, वो है 1,10,000। वो भी उन लोगों को शामिल करके जो उनके गनमैन हैं जाती, या जो उनके कुक बना के रखे होते हैं, वो उनको शामिल कर, तब, क्योंकि आप थाने से पुलिस नहीं उतार सकते, थाने पे हमला हो रहा है, क्या करेंगे आप, हाई कोर्ट से नहीं निकाल सकते, आप जेल से नहीं निकाल सकते, बेशुमार ऐसी जगह हैं जहां से आप पुलिस को नहीं निकाल सकते। तो ये लग गए। अब 1,10,000 में एक बंदा आया, 1,000 बंदा आ गया सेंसिटिव स्टेशन को। उसके बाद आप आ जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, जो आपके पास वो 5 लाख है पूरे पाकिस्तान। बलूचिस्तान में तकरीबन 1 लाख के करीब आपके पास FC है, फ्रंटियर फ्रंटियर कोर्स। वो आप एक बंदा भी, जो हालात बलूचिस्तान के इस वक्त हैं, इसलिए कि एक एक पहाड़ की चोटी के ऊपर आपने मोर्चे बनाए हुए हैं, और सब उसके बावजूद भी आपकी जो है वो जाफर एक्सप्रेस पे उस पर हमला हो जाता है। इतना एक बंदा भी आप करेंगे तो मसला बन जाएगा। उस सिचुएशन में इलेक्शन कराना तो और बड़ा मसला। अगर बलूचिस्तान में इलेक्शन खत्म भी कर दिया जाए, तब भी वो बंदे वापस नहीं आ सकते, तब भी बलूचिस्तान की लेवीज नहीं आ सकती, तब भी पुलिस, वो तो वहां ड्यूटी कर रही, यानी आप एक सुबह निकाल दें इलेक्शन में से। अब अगला आ जाता है आपके पास एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, आप नहीं निकाल सकते, आपने ड्यूटी देनी है वहां पर। आप अपना कोस्टल गार्ड नहीं निकाल सकते, वरना आपके मछलियों को पकड़ के ले जाएंगे। आप उसके बाद आप ANF नहीं निकाल सकते, बॉर्डर। आखिरी आपके पास रह जाती है रेंजर्स। रेंजर्स के जो टोटल हैं कोई 85,000 के करीब टोटल जो है वो ट्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं। बाकी तो रेंजर्स के अस्पताल में भी काम कर रहे हैं, बाकी जब है
इनमें से आपकी 1200 किलोमीटर है इंडियन बॉर्डर। आप पेट्रोलिंग बंद कर दें, आप तो सूबे इलाके के अंदर बालनगर के रहने वाले हैं, वो दरवाजा खोलेंगे 4 बंदे अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे है। ठीक, तो आपके पास 25 से 30 हज़ार रेंजर्स रह जाते हैं जो डिप्लॉय करते हैं। उसको भी आप पोलिंग स्टेशन में नहीं लगा सकते। कहाँ लगाते हैं आप? साइड पे रिजर्व के तौर पर। सिक्योरिटी के लिए। आखिरी आता है आपका 1,90,000 रजाकार फोर्स। ठीक है। ये 6 साल बाद वर्दी पहनते हैं। वर्दी भी इनकी जो है ना सुकड़ के ऊपर हो गए होते हैं, वो तो पैंट की फैल चुके होते हैं। पैंट की निकर बनी होती है और वो शर्ट होता है वही फट के यूं होते हैं, पेट नजर आ रहा होता है। और उन बेचारों को 6 साल बाद एक डंडा पकड़ा के उल्टा लायबिलिटी होते हैं। पुलिस वाले हाथ जोड़ते हैं, यार इनको ना दे, इनको संभालना पड़ता है। तो लेकिन रोप के तौर पर रहता है। तो 2 या 3 लोग हो गए फ्री पोलिंग स्टेशन। ठीक है। गन भी उनके साथ है, लेकिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक वक्त में 100-125 बंदा जरूर होता है। ठीक है। ना भी हो तो अब ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे पाकिस्तान में अजदहा की तरफ फैल गई। अगर तो संबड़ियाल है ना, संबड़ियाल में तो अजदहा अपने आप को लपेट लेगा। ठीक है। हालात खराब हुए, पुलिस मंगाओ, टेक ओवर करो, फ्लां करो, कर्फ्यू लगाओ, ये करो। लेकिन जब आप यहां तो फिर आप समेट नहीं सकते। इमरान खान का इलेक्शन में मुकाबला नून लीग के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, बाकी लोग जिनको कहते हैं करप्ट हैं, उनके सामने उसका इमेज हाई है और अब तक ये सर्व नहीं करते। बाकी जो तलक उसका है कि आपने, वो तो पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज अगर वहां जाके लड़े, वहां जाकर तो हमारे तो माथे का झूमर है। क्योंकि फौज की जो बुनियादी ड्यूटी जो है, हम तो 1000 दफा से कैसे चाह रहे आ रहे हैं कि जब भी अयूब खान हो, याया खान हो, उसके बाद क्या नाम है, परवेज मुशर्रफ हो, ज़ियाउल हक हो, ये चारों ये जब भी आए हैं इन्होंने अपनी इज्जत को खोया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती गई है। नहीं, उस वक्त भी खोया है। आप खुद सोचे ना, आप जब भी आप पॉलिटिकल उसके अंदर आते हैं, आपका चेहरा सामने आता है, आप देखें बलूचिस्तान में क्यों मलेशिया की या फौज की इज्जत नहीं की जाती। उसकी वजह यह है कि 1973 से इन्होंने एंटी स्मगलिंग ड्यूटीज ले ली थी। मैं चमन में असिस्टेंट कमिश्नर था तो एक वाकया हो गया बड़ा मचा। एक अफगान मेजर जनरल था इस्मतुल्लाह मुस्लिम, वो एक हाथ में मुडका और एक हाथ में कुरान शरीफ पकड़ के, अच्छा, और वो उसने कहा मैं गिरफ्तार करूं। वो जो था स्टोरी कट शॉर्ट, उन्होंने कहा जी हम FIA ने उसके पर्चा दे दिया फॉरेनर्स एक्ट का। उन्होंने कहा जी AC साहब जो है वो इसको रिहा करेगा, वापस डिपोर्ट करने का ऑर्डर करेगा। मुझे दिखाया, मैं वहाँ ट्रैक सूट के अंदर में जा रहा था, मैं साथ मेरा एक पश्तून ड्राइवर होता था, बहुत जबरदस्त खूबसूरत काला, उसने वेस्ट कोट सफेद कलफ वाली शलवार कमीज पहनी, किटी की बल्कि वो पहने हुई, वो जीप चला जा रहा था। वो सामने जीप को घेर लिया, मुझे कहता है देखा यानी बच्चे तुम इधर हो जाओ। मैं आपको सोचे 40 साल पहले मैं क्या हूँ, उसको ऐसी समझ के पकड़ के अगवा कर। अच्छा। वो फिर उसके बाद हुआ ये कि वो इन्होंने उसको छोड़ दिया। उसके ऊपर खुद ज़ियाउल हक ने मीटिंग की थी, फिर उसके बाद गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी, बड़ा खौफनाक इजहार। तो उस पर एक समरी भेजी थी SR पोनीगर साहब ने कि अगर आप इज्जत अगर आप इज्जत बहाल रखना चाहते हो तो इनसे ये एंटी स्मगलिंग ड्यूटीज ले लो। क्योंकि फिर आपका सिपाही जब खड़ा होता है तो लोग उसमें कस्टम के बंदे में जिसको रिश्वत देते हैं, ठीक है, लेवीज वाले में FIA जिसको पैसे दे के सरहद पार करते हैं, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जितना आप पॉलिटिकल डीलिंग के अंदर इंडल्ज करोगे वही होगा। तो अब एक तो ये है, तो वो बिल्कुल और चीज है। अब मुकाबला था इनका, ये सारे जितने लोग हैं, नून लीग होगी, पीपल पार्टी, दूसरी, ये बेसिकली कंधा इस्तेमाल करते हैं उनका, ठीक है, और शिकस्त देना चाहते हैं तरीके इंसाफ तरीका। सबडाल में तो ये हुआ कि पीपल पार्टी बाहर आ गई है। जी हाँ, उन्होंने बकायदा कहा है कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है? वजह ये है कि नून लीग ने, वो कहते हैं खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबोगे। नून लीग ने जो रवैया इख्तियार किया है इस दफा, उसके साथ जब पीपल पार्टी ने साथ दिया तो 4 वोट जो पीपल पार्टी के थे वो भी चले गए। उनको मुस्तकबिल तारीख नजर आता है। वो कहते हैं एक जमाने के अंदर हमारा जो वो था साउथ का इलाका हमारा था, अब खत्म हो गया। हम उसके अंदर सराइकी बेल्ट और बहुत सारी चीजें, इन सारी चीजों को हम साथ में लाके वहां से सीटें निकाल देते हैं। मैंने कहा था उस दिन, शायद आप GNN में होते हैं, GNN के अंदर जो इंतखाबी हो रहे थे वो जो 20 ट्रांसमिशन हो रही थी, 20 सीटें, तो मैंने कहा 17 इमरान खान जी जब यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हुए थे पंजाब में, और उन वजीर आला पंजाब शहबाज वाला सा मसला उसने, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, मैंने उन्हें कहा था अगर 20 सीटें इसलिए जीत जाएगा कि ये 20 सीटें वो थी कि जो हर बड़ी पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट तोहफे में देती थी। ये लंगड़ियाल वाली सीट है,
ये तुम्हें दे देते हैं, ये भक्कर वाली सीट है ये तुम्हें दे देते हैं, ये फलानी सीट है। तो उन 20 सीटों पर जब इमरान खान जीता तो इनको रियलाइज कर देनी चाहिए थी कि अब हमारे पास वर्चुअली वो सीट नहीं रह गई जो हम तोहफे में दिया करते थे। फिर क्या हुआ, 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसने पाकिस्तान की एक तारीख रकम की है कि 5 बजे तक वो सब जीते हुए थे। और उस वक्त भी मैंने लाइव जा रहा था तो मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा 70 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, 70 रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर इनके पास फोर्स है धांधली करने की, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और इनको एक और जो आज की मीटिंग के अंदर मैं सुन रहा था, कल भी उन्होंने कहा कि पहले लोगों को ये अंदाजा था कि फॉर्म 45 बाद खुद अनाउंस हो जाएगा। अब यह है फॉर्म 47 के लिए अगर हर जिले के अंदर लोग रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में बैठ गए तो फिर धांधली कैसे करेंगे? और हर जिले में बैठ गए तो फिर ड्रोन से तो हमले नहीं होते नहीं हो सके। अच्छा सर, इसमें 2 सवाल आते हैं। एक ये है कि ये जो इलेक्शन था नून लीग ने जीत लिया या जितवाया गया या जिस तरह भी उन्होंने कोशिश की, अब लोग ये समझते हैं, बशमूल मेरे, मैं भी ये समझता हूँ कि ये उन पॉलिसीज की कंटिन्यूटी है जो 8 फरवरी से पहले, बल्कि इमरान खान की हुकूमत जब गई, जिस दिन गई उस वक्त से कंटिन्यू है। कौन सी पॉलिसीज? और वो पॉलिसीज ये है कि इमरान खान इस सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, वो जिसने भी फैसला किया। अब इस इलेक्शन का हारना या हरवाया जाना, इसका मतलब यह है कि अभी तक इमरान खान के मुतालिक सॉफ्ट कॉर्नर कोई नहीं है, वो जेल में रहेगा। अगर वो शायद जीत जाते ये इलेक्शन या जितवा दिया जाता तो नून लीग वाले या इधर वाले ये समझते कि जी देखें ये कहीं उधर ना चले जाए, पगड़ा उधर ना गिर जाए। देखिए तारीख बड़ी जालिम है और तारीख जो है बार बार बताती है कि इस तरह के फैसले जो है ना ये हमेशा नाकाम हुए हैं। अच्छा, 1964 में अयूब खान ने इलेक्शन जीत लिया जी, जीता बड़ी मुश्किल और हारा था वो मशरकी पाकिस्तान में। ठीक है। और मशरकी पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जना का कैंपेन का इंचार्ज था शेख मुजीबुर रहमान। तो अयूब खान को ये बहुत बड़ी लत थी कि इसको किसी जगह फिक्स किया जाए। ठीक है। इसको फिक्स कर देंगे तो फिर इसका पॉलिटिक्स में से रूट खत्म। तो मैं ताहयात सदर अगर तरह साजिश केस बना, मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया, उसकी अवामी लीग पे पाबंदी लगाई गई, उसको गद्दार डिक्लेयर करके सजा सुनाई गई। लेकिन जब अयूब खान की खिलाफ मूवमेंट चली और उस मूवमेंट के अंदर उसने कहा कि अब मेरे साथ बैठ जाओ, गोल मेज कॉन्फ्रेंस करें, पहले तो इंटरनल दबाया हुआ तो उसने कहा कि नहीं मैं पहले मुज़ाकरात कर। नवाबजादा नसरुल्लाह जो थे वो उसके इंचार्ज थे गोल मेज कॉन्फ्रेंस, उधर से अयूब खान थे। ठीक है। तो अयूब खान को एक शर्त रखी गई कि अगर तला साजिश केस वापस लेंगे, शेख मुजीब को रिहा करेंगे और वो आके उसमें मीटिंग में शामिल हो। ठीक है। अब आप ये तस्वीर देख लीजिएगा कि इसमें अयूब खान के सामने मौलाना मौदूदी के साथ शेख मुजीब बैठा हुआ और अयूब खान ने दरवाजे पे उसका ऐसे इस्तकबाल किया था जिसके बारे में कहता था इसका सियासी मुस्तकबिल खत्म। उसका सियासी मुस्तकबिल खत्म करने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया था 70 के लिए। जी, 70 आपको मुल्क तोड़ना पड़ा, छोटी कीमत दी आपने मुल्क को, उसका सियासी मसला। सेकंड टाइम जब ज़ियाउल हक आया है तो ज़ियाउल हक को वली खान ने मशवरा दिया था कब्र एक है मुर्दे दो हैं, तुम लेटोगे या वो बैठेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का सब कुछ खत्म हो गया, पार्टी तितर बितर हो गई। गुलाम मुस्तफा जतोई जो था उसको बार बार कहा तुम वजीर आजम बनाएंगे, ये करेंगे। कौन सा ऐसा बंदा था जो पीपल्स पार्टी के अंदर यहाँ मौजूद था जो कि किसी तौर पर बेनजीर का साथी नहीं रह गया। एक अमीन फहीम वो भी उनको उसका जलील इसलिए हुआ कि बेचारे को ये पुराना एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना, पंजाब में और अपरूट हो गई ना। 88 के अंदर ज़ियाउल हक जो था वो मेरे बहुत बड़े DGI हैं, पुराने दोस्त हैं, वही परसों तरसों मेरे साथ मुलाकात गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 बजे तक 1988 के 2 बजे तक 17 अगस्त के पीपल्स पार्टी होपलेस थी कि क्या होगा। बेनजीर पूरे मुल्क में कहीं नजर नहीं आ रही थी, पूरे जलसे कर रही थी कि जीतते। 1986 हो गया था, 86 हो गया था। कुदरत ने क्या किया कि उसी ज़ियाउल हक से जुनेजो की गवर्नमेंट खत्म करवाई जो कि उसको पॉलिटिकली देख रही थी। ठीक है। खत्म किस बात पे हुई, उसने 2 काम किए थे। उसने एक तो ये किया था कि ओजीडी कैंप का जो है उसने इंक्वायरी इनिशिएट कर ली थी, और दूसरा उसने कहा था कि ये जो प्रोसीड्स होती हैं जमीन की ये एडवोकेट जनरल की बजाय फिनांस में जमा होने चाहिए, तो उसे में आ गया। ठीक है। उनको ये कौन, हमने लगाया, हमारा लगाया, ठीक है, हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। तो वो पॉलिटिकल जो उसका मुकाबला कर रहा था जुनेजो वो खत्म हो गया। अब ज़ियाउल हक बिल्कुल जिसे कहता है वो रह गया। जब स्वाय नवाज शरीफ ने हमेशा अपने मौसम का साथ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने अपने जुनेजो के जगह से यहाँ केयर टेकर का
बोल खत्म। लेकिन 2:10 के बाद पीपल पार्टी के लिए मैदान खुला था, खत्म। तीसरी दफा अब आ गए मुशर्रफ ने इस लाहौर शहर के अंदर, यहाँ आपको याद होगा वर्दी के अंदर यूं करके उसने दिखाया, तस्वीर बड़ी मजेदार है, यूं करके फूलों का हार पहना हुआ है लाहौर के यूं करके उसने कहा था ये, और उसने कहा था, और उसके बाद उसकी एक वो थी रास्ते में एक साफी ने पूछा कि नवाज शरीफ और ज़रदारी के बारे में, उन्होंने कहा कोई और कारोबार करना चाहिए, देयर ओवर, बेहतर है कि और बिजनेस सियासत में आपको खत्म हो चुके हैं। लेकिन वही मुशर्रफ जो था उसके जब कान से पकड़ा उन्होंने, जब कॉन्डोलीसा राइस ने, शुजात कहता है, मैं अपनी किताब में लिखता है, अगर तुम इलेक्ट हो गए तो हम इस सिलेक्शन को नहीं मानेंगे। अच्छा, क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे कि हमने मुशर्रफ को कहा है अपने DGISI जो है कयानी को भेजो कहां, दुबई, वो जाके क्या करे, साइन करे NRO। और ये NRO कब साइन हो रहा था? जब बज़ाहिर नवाज शरीफ और बेनजीर लंदन में बैठ के मिसाख जमहूरियत साइन कर रहे थे। तो आज वो दोबारा वापस 99 में किसी ने सोचा था कि 20 बक्से लेके गया हुआ नवाज शरीफ, 10 साल का एग्रीमेंट करके गया हुआ, उस 10 साल के एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अमेरिका से बुलवाया गया कि भेजो यार उसको, कतर वाले को, साद अररी को भेजो। अब बताया कि ये 10 साल का है, ये 5 साल का है। तो ये सियासत में ये जो क्यों किसकी क्या किस्मत है तो किसकी क्या नहीं है, किसका क्या रोल है कुछ। अब तो बाद में किसी ट्वीट पढ़ रहा था कि अगर ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होती तो आज इमरान खान तय ज़मीन होता। मैंने कहा तय ज़मीन होने के फैसले तो अल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद क्या होगा अगर तय ज़मीन होगा तो फिर आप संभाल सकते हैं? नहीं, आप तो बेनज़ीर नहीं संभाल सकते। वैसे कह रहा हूँ कि एक बात यह है कि इस तरह, और एक और बात याद रखें, जो लोग भी नौकरी के अंदर रहते हैं उनको इस बात का अंदाजा है कि पॉलिटिक्स के अंदर तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपना एक काम करती रहती है, अपना हुट शुट लगाती रहती है। ये हर बंदा इंडिविजुअल जो है कहीं ना कहीं, डिप्टी कमिश्नर अपने तौर पर ज़ियाउल हक आता है, एक मैं उस माने हमने PM में अटेंड किया ना कि वो जो टोस्ट करते थे शराब के, उसकी जगह रूह अफ़ज़ा हो जाता है, और जेंटलमैन बिस्मिल्लाह और जेंटलमैन अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, 78 के अंदर, 9 मुझे सही याद नहीं, बार्स खत्म हो जाती हैं। मुशर्रफ आता है, सब जिन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा हुआ था बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं, लिबरल्स हो जाते हैं, लिबरल सेकुलर। आप सोच सकते कि मैं जिस ज़माने में हम ज़ियाउल हक के ज़माने में, मैंने 80s में उसको देखा, फिर 84 में अकेडमी में थे हम, तो उसके बाद 80 मैंने ज़ियाउल हक का इब्तिदाई सर्विस की। जिस भी किसी फौजी अफसर के पास जाते उसके साइड पे ना तफहीमुल कुरान पढ़ी होती थी, और वो कहता था कि बस सुबह एक पारा ला के मैं पढ़ता हूँ, ये करता हूँ। हमारे सिविल अफसर बिल्कुल, उसने मुस्तकिल नमाज निज़ाम सलात का एक निज़ाम कायम किया, रोजा ना सॉरी वजू है या नहीं है, अल्लाह। और वो रोहिदास खान साहब ने कई दफा कहा कि मैं नहीं पढ़ता था, और मैंने इनको कहा रोहिदास खान को कि यार तुम तो ज़ियाउल हक की नमाज पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते हो ना पढ़ते हो, नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब उसने मैराथन कहा कि मैं तो सब अपनी बेटियां लेके आगे थे मैराथन के अंदर, नहीं है बहुत है, ऐसा ही होना चाहिए, औरत को आगे बुला, एमेंसिपेशन होनी चाहिए, तो वहां पर पॉलिसी एकदम चेंज हो जाती है। अगर एकदम पॉलिसी चेंज हो, किसी ने याद तो रहना है। कितने अर्से तक ये सिचुएशन इसी तरह कंटिन्यू की जा सकती है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही होगी। देखें एक बात और याद है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाता और कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता इस मुल्क के अंदर। अगर एक दिन उनको पता चल गया और अपने खैर अंदाजा हो गया है कि नून लीग की दोस्ती हमारे लिए एक लायबिलिटी बन रही है उस दिन फार, और ये उनको पता चल गया है। सियासतदान वो होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ जीतने की सलाहियत हो। उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि नून लीग अकेले पूरे पाकिस्तान में एक भी सीट ऐसी नहीं जिसपे हाथ रख के बता सके कि हम जीत सकते हैं। सिर्फ एक वाहिद जमात है जिसका नाम है तहरीक इंसाफ। अगर वो चाहे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़े जीत सकते। दूसरी चीज, तमाम पार्टियों का अगर इत्तेहाद भी बना दिया जाए, जो कि हमीद गुल ने, लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हो तो शर्त ही है नहीं, फिर मैं आपको बता दिया ना कि वक्त के साथ, देखें वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। 1964 में जब इलेक्शंस हुए थे तो एक फेयर इलेक्शन ना कराने का एक ढंग था कि 40,000 काउंसलर यहाँ से इलेक्ट किए, 40,000 वहां से किए, 40,000 में से अमीर मोहम्मद खान ने लोगों को बुलाया, पंजाब वालों ने अस्सलाम वालेकुम जैसे होते हैं मेरे जैसे पंजाबी बहुत सिल किस्म के, उन्होंने वोट दे दिए।
कराची से वो जीत गई हम्म। और मशरकी पाकिस्तान से जीत गई। दूसरी दफा जब आप इलेक्शन हुए 70 की, आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाए। उसके बाद आपने सोचा कि हम इंजीनियरिंग करेंगे। 77 में आपने कराने की कोशिश की, सर्वाइव नहीं कर सका, बहुत बड़ी मूवमेंट चली। फिर आपने मैनेज करना शुरू, क्योंकि उसके बाद वही था 77 पर गैप आ गया था। 83 में आपके लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं और 84 में आपका जुनेजो वाले इलेक्शन हो, 85 में गैर जमाती इलेक्शन, गैर जमाती आपने गैर जमाती कर करा के किया, आपने मैनेज कर लिया कुछ, इसलिए कि लोगों की पार्टी की एफिलिएशन इस तरह की नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इंतजामिया का रोब जो है खत्म होता जाता है। उसके बाद फिर आहिस्ता आगे फिर धांधली बहुत कम है। फिर धांधली पोलिंग स्टेशन पे कभी नहीं होती थी, धांधली पीछे होती थी। आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपको कहा छोड़ दो पीपल पार्टी, नून लीग में शामिल हो जाए। वो बड़ा लीडर है, उसको कहा इलेक्टेबल्स की। इसी तरह बलूचिस्तान में भी इलेक्टेबल की बात है। लेकिन हुआ ये है कि जो रीसेंट पॉलिटिक्स में था चेंज जो है कि वो इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। अच्छा, अब और उसके साथ साथ एक बात उनको भी पता था, हमें भी पता था कि इलेक्शन वाले दिन करना धांधली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। कोई किसी के बाप के अंदर ये नहीं है। वही 60-70 पोलिंग स्टेशन आरओ के लेवल पे। लेकिन अब 2024 के इलेक्शन ने लोगों को मजीद अवेयर कर दिया। अब तो वो भी हो जाए। तो ये एक सिनेरियो है जिसपे कल रात से तमाम इंतजामिया में तो डिस्कशन जारी है। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो हम क्या करेंगे, लेकिन वहां भी होगी ना। जी हाँ, लेट्स मूव टू सर आवर नेक्स्ट टॉपिक। और वो ये है कि जब ट्रंप आए तो हमने देखा कि उन्होंने यूक्रेन और रशिया के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की और सीज फायर भी रहा। लेकिन कल खबर सामने आई कि जी यूक्रेन ने 1.5 साल लगा के एक ऑपरेशन प्रिपेयर किया और उसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। और उसमें उन्होंने कुछ 472 ड्रोन इस्तेमाल करते हुए रशिया की एयर बेसिस और हवाई अड्डों के ऊपर अटैक किया और उस रशियंस ने भी उसको कह दिया है कि जी हुआ है। तो सर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो वो सुलह और मशावरत करवाने वाला रोल था, मुझे तो यूं लग रहा है कि स्क्वीज होता जा रहा है। देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। यूक्रेन को अमेरिका ने समझ लिया था ये अफगानिस्तान है। अच्छा, और यहाँ के लोग जो हैं ये रशिया के साथ लड़ेंगे तो रशिया जो है 92 की तरह दोबारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले वो रियासतें खत्म हुई थी, और यूएसएसआर टूट के तो जो है जब अब रूस भी टूट जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और यूक्रेन के साथ वो जो इलाका है जो उन्होंने ले लिया क्रीमिया का इलाका, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि वो सारे का सारा बेसिकली इट्स अ फूड बास्केट ऑफ यूरोप। ठीक है सर। तो उन्होंने कहा कि 5000 स्टिंगर मिसाइल दिए थे जो कि अफगान मुजाहिदीन को चंद मिले थे जो वापस लिए गए थे, लेकिन वो तो सारे के सारे भाग गए यूरोप। ठीक है, मतलब आप खुद सोचें कि 6 लाख 6.5 लाख जो है एक तरफ गए, फिर 60 लाख के करीब रिफ्यूजी बन गए। और वो अखबार वाले टीवी वाले कहते थे कि ये ब्लू आइड और ये कभी जिंदगी में ये। तो एक तो जज्बा ईमानी शिमानी कोई नहीं था, तो उसमें रियलाइजेशन ये हो रही थी कि अब तो ये जंग खत्म करनी पड़ेगी वरना तो रूस टेक ओवर कर लिया। तो ट्रंप को एक बड़ा अच्छा ट्रंप कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया गया कि हम तुम्हारे साथ ये करते हैं, और तो आगे वो एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप को इस्तेमाल किया। लेकिन आज कल का जो हमला हुआ है वो और उसको जरा पाकिस्तान के हमले से मिला के देखें। उन्होंने कहा जी इंसान तो अब नहीं लड़ रहा। तो असल में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये शुरू की थी इसराइल ने, क्योंकि इसराइल के मसले तो उस पास फौज कम है, उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, तो अनमैन्ड हथियार इस्तेमाल होने चाहिए ताकि उनको। और ड्रोन का मसला यह है कि ड्रोन के हेडक्वार्टर का नहीं पता था कहां से उड़ाए, कहीं से उड़ाए जा सकते हैं, कुछ ना कुछ रनवे तो नहीं लेना होता, वो तो एक छोटी सी डिवाइस है। वो उन्होंने 472 ड्रोन और बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल जो है वो लेके उन्होंने 4 हमला किया। यही चीज थी जो इंडिया ने सेकंड डे हमारे साथ किया कि उन्होंने 120 शहरों के अंदर वो। अब आइंदा अगर इंडिया की, और ये टेस्ट किया गया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी अगर कि उसके अंदर चाइना जो है किसी न किसी तौर पे एरियल लेवल पे शामिल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सर बात है कहीं ना कहीं चाइना अगर मफाद के लिए शामिल तो होगा, या हमारे साथ नहीं होता तो चाइना जो है इंडिया और चाइना की आपस में जो पुराना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा सिलगरी कॉरिडोर जो है उसका काम शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चाइना में बातें भी हो रही हैं, अगर वो इधर से हम पानी बंद कर सकते हैं तो वो ब्रह्मपुत्र और उन सारे गंगीज का उनका भी पानी बंद कर सकता है। तिब्बत भी उसके पास है, नेपाल भी उसके साथ है, इंडिया तो अकेला रह चुका हुआ है। यानी दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि इंडिया जो है पूरे रीजन में अकेला है, ना बांग्लादेश उसके साथ है, ना भूटान उसके साथ है, ना सिक्किम उसके साथ है, ना नेपाल उसके साथ है, ना श्रीलंका। पाकिस्तान तो वैसे दुश्मन। तो एक ये मामला, तो उसमें उन्होंने ये ड्रोन टेस्ट किया है। ठीक है,
क्योंकि ड्रोन्स के मामले में वो चाहते हैं कि अब हम कैसे उसको कर सकते। अब देखें रशिया का पूरा एयरफील्ड है साइलेंस हो गया, कोई उन ड्रोन्स को नहीं रोक सका। और ये जो जितने भी ड्रोन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं वो ड्रोन्स जो कि जासूसी के लिए इंफॉर्मेशन देने के जो पाकिस्तान के जासूसी के थे, उनके मिशन में वापस जाना शामिल नहीं होता। जो इंडिया ने भेजे थे और वो सारे इजरायली ड्रोन थे। ड्रोन 88% इसराइल बनाता है, सिर्फ चाइना ड्रोन अपने बनाता है, बाकी पूरी दुनिया इसराइल से खरीदती है। सो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि जो यूक्रेन ने यूज किए वो भी इसराइली अमेरिका से नहीं, और कौन सा कहां से लेगा? यूक्रेन की अपनी फैक्ट्री कोई नहीं, यूरोप में भी चाइना नहीं, कोई नहीं, नो, इवन इंग्लैंड, France, everybody, 88% of the world drones are manufactured in Israel. Drone technology is Israeli technology. दो टेक्नोलॉजी जो इसराइल की हैं, एक ड्रोन टेक्नोलॉजी और एक स्पाइंग की और एंटी रॉयट टेक्नोलॉजी इंडिया। एक किताब है पैलेस्टीनियन लेबोरेटरी, ठीक है, वो बड़ी मजेदार किताब है, यहाँ मेरे पास पढ़ी भी हुई है। वो कहता है कि इसराइल जो है वक्त के साथ साथ कुछ वेपन्स जो है वो इस्तेमाल करता है उनके ऊपर, फिलिस्तीनियों के ऊपर। ये वेपन वो होते हैं कि जो अपनी लोगों के ज़ेर साया लोगों को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। वो इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि बताए मार्केट को कि देयर आर टेस्टेड वेपन्स। तो फिर जितने दुनिया भर के डिक्टेटर्स हैं ना, वो इसराइल से मसला खरीदते हैं, ठीक है। इसलिए हमने भी जो स्पाइंग का जो हमने टेलीफोन टेप करने का वो इसराइल से खरीदा हुआ है, वो सिस्टम है हमारे वो पास। इंडिया के पास भी पेगासस हमने भी इसराइल का ना, वाया खरीदा, कहीं से खरीदा, सिस्टम इसराइल का है बेसिकली। तो इस जिसे हम टेपे चेपे करते हैं टेलीफोन की दूसरी चीज। तो असल मसला यही है कि ये एक, मुझे लगता यही है कि आइंदा आने वाली जो जंग है, जो कि एक वर्ल्ड वॉर हो सकती है, में तब्दील हो सकती है, उसका वेपन टेस्ट किया गया है। अच्छा, और वेयर डज स्टैंड डोनाल्ड ट्रंप इन दिस सिनेरियो? डोनाल्ड ट्रंप बेचारा डोनाल्ड ट्रंप है बस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उसको एवेंजलिस्ट ने लॉन्च किया है, इस बात पे लॉन्च किया है कि ही शुड एक्चुअली मेक इट पॉसिबल कि बगैर किसी इधर उधर काम करने के जो इजराइल है वो अपना हैकल सुलेमानी तामीर करते, ठीक है। क्योंकि एवेंजलिस्ट कहते हैं कि जिस दिन वो तामीर हो जाएगा उस दिन हज़रत ईसा आ जाएंगे गिराने के लिए। देखिए, जो बंदा ये समझता है ना कि इजराइल जो है इसके लिए कोई मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन, करंट अफेयर्स और क्या कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी या पॉलिटिकल रूल की बातें करे, उस तरह के, वो बिल्कुल बेबहरा है, उसको पता ही कुछ नहीं। इजराइल एस्टैब्लिश्ड हुआ था फॉर रिलीजियस कॉज, इसराइल लड़ता है फॉर रिलीजियस कॉज। कोई बंदा भी अरबों रुपए की जायदाद छोड़ के सहरा में आके बात नहीं होता। इसीलिए इसराइल के खिलाफ जो लोग वो लड़ते हैं, वो भी रिलीजियस कॉज के लिए लड़ते हैं। इसराइल वाला मरने वाला भी कहता है कि हजरत मूसा जो है वो उन्हें जन्नत में मां रिसीव करेंगे। हमारे वाले भी कहते हैं कि हमें रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, ठीक। इवेंजलिस्ट भी कहते हैं हजरत ईसा तशरीफ लेके आएंगे। तीनों मजहब कहते हैं, तीनों मजहब हैं एक आर्मगेडोन के इंतजार में हैं। हजरत इब्राहिम के तीनों मानने वाले, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, तीनों एक बड़ी जंग के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। वो हुकूमती सतह पे कर रहा है, हम वैसे सतह पे कर रहे हैं। अफगानिस्तान की अपनी एक इसके अंदर। तो ये बात ये है कि इसको इंटरप्रिटेशन ट्रंप के हवाले से ना किया करें। जब मैं कभी भी लोगों से कहता हूँ डोंट इंटरप्रेट इजराइल इन द मॉडर्न डे, जैसे कहते हैं ना करंट अफेयर सिनेरियो, बियॉन्ड है करंट अफेयर सिनेरियो। मतलब ये फिर ट्रंप की उससे भी बियॉन्ड है। हाँ, अमेरिका में एक बात बताऊं आपको, अमेरिका में बहुत सारी चीजें CIA से बियॉन्ड है। अच्छा, मैं एक आखिरी वाक़या सुनाता हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है जी। जिस वक्त 9/11 हुआ है तो जनरल महमूद वाज देयर इन अमेरिका, ठीक है। जॉर्ज टैनन ने झंडी करा दी थी कि भाईजान खुदा हाफिज, कुछ नहीं मिलना, ठीक है। अगले दिन 9/11 हो गया। उससे अगले दिन वो कहता है कि मैं गया जाके ताकि अफसोस करूं। तो लंबा सा जॉर्ज टैनन जो था, उसने गले मिले हैं तो उसके आंसू जो थे यूं टप टप जनरल महमूद के कंधों पे गिरे, व्हिच मींस 9/11 जो था वो CIA से भी अब किया गया था। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।